Hello everyone and welcome to my YouTube channel Intelligent Beings 100। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 1 बुक का सेकंड चैप्टर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा साम्राज्य और नगर। तो ये चैप्टर 2 वीडियोस में यानी 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। और हिस्ट्री पढ़ने से पहले अपनी नींद खोल के आ जाओ, बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होती है बट बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। और आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो हैं प्रिंसिप एंड पियादसी, द अर्लीस्ट स्टेट्स, अर्ली एम्पायर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में हम बहुत बहुत छोटा डिस्कस करेंगे, बहुत कम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट या वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट अबाउट मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। Okay, so let's start without wasting any time. And before starting, do not forget to like, share and subscribe. Okay. So इतना YouTube चलाते हैं, अब तो पता ही है कि YouTube में आके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। So सबसे पहले टाइमलाइन। ओके, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक टाइमलाइन। हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइमलाइन से ना हमें सारे इवेंट्स एट अ ग्लैंस मिल जाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था, प्री हिस्टोरिक टाइम। फिर आई इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता, इतना बड़ा चैप्टर पूरा पढ़ा है तो हमें अच्छे से पता है। और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी फर्स्ट चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर बहुत ही इजी वे में डिटेल में डिस्कस्ड है। और द लिंक इज़ देयर, यू कैन फाइंड दैट लिंक ऑन आई बटन, वहाँ से जाकर पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आया इंडिया में वैदिक पीरियड। इस समय में वेदों की रचना हुई, राइट, वेद लिखे गए। ओके, और इसके साथ साथ महाभारत लिखा गया। एंड इसी टाइम पीरियड में इंडिया में आर्यंस आए थे, यानी आर्य आए थे। और इस समय में हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और इसके बाद की जो मेन डेवलपमेंट है वो है बौद्ध और जैन धर्म का उदय होना, यानी राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पे हम एक सेपरेट चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर। ओके, एंड मौर्यन पीरियड के बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड साइंसेस, तो ये टाइम पीरियड में गुप्ता डायनासिटी थी इंडिया में। और गुप्ता डायनासिटी के बारे में भी हम शॉर्ट में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस टाइम पीरियड को पर्टिकुलरली गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड साइंसेस क्यों कहते हैं। तो अगर किसी को रीज़न पता है तो कमेंट दैट रीज़न इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं पता तो आई विल बी टेलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो उसके बाद हुए इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन्स। देन इंडिया में आया मुगल साम्राज्य, द ग्रेट मुगल एम्पायर। फिर आया द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन भारत में। उसके बाद शुरू हुई भारत की आज़ादी की लड़ाई, यानी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और उसके बाद फाइनली हमें अपनी आज़ादी कब मिली, 1947। ये तो सबको पता है। सो 1947 में हमें फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो टाइमलाइन थी, टाइमलाइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए थी। अब टाइमलाइन के बाद आपको पता है कि हिस्ट्री में हम क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। इंडस वैली फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ये वाला टाइम, वैदिक पीरियड से लेकर गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड साइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रिंसिप एंड पियादसी। और उससे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ ग्रीन बॉक्स में दिया होता है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद, नाउ बी अटेंटिव एंड फोकस। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उसके 1500 सालों तक, राइट, उसके बाद के 1500 सालों तक अलग अलग डेवलपमेंट्स इंडिया में आए। और उन डेवलपमेंट्स में से कुछ मेन डेवलपमेंट्स थे द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद, यानी भारत में ऋग्वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद जो माना जाता है ऋग्वेद, उसकी रचना की गई। इसके अलावा भारत में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, यानी खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाली सभ्यताओं का विकास हुआ। और ये सभ्यताएं मुख्यतः कहाँ पर विकसित हुई, उत्तरी भारत में दक्कन पठार और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में ये खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाली सभ्यताओं का विकास हुआ, यानी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन प्लेटियो एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा जो एक मेन डेवलपमेंट था, जो कुछ हटके डेवलपमेंट था, वो क्या था, मेगालिथ्स। अब ये मेगालिथ क्या होता है, दे आर द लार्ज स्टोन पीसेस, बड़े बड़े स्टोन के
पीसेस, टुकड़े, और इनका मतलब बड़े बड़े पत्थर, टुकड़े नहीं बड़े बड़े पत्थर, और बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाने लगा मृतकों को दफनाने के लिए, राइट, फॉर द डिस्पोजल ऑफ डेड, यानी डेड बॉडीज का डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए लार्ज स्टोन पीसेस का यूज किया जाने लगा। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड से शुरू हुआ द यूज ऑफ आयरन, और आयरन का यूज किया जाने लगा, यानी लोहे का प्रयोग किया गया हथियार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए आयरन का यूज होना शुरू हुआ। तो यहाँ से अब आयरन भी डिस्कवर हो चुका है। जब हमने इंडस वैली पढ़ा था तो तब हमने बात की थी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज द ब्रोंज का यूज स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है द यूज ऑफ आयरन। यस, तो स्टार्टिंग with the first subtopic, Prinsep and Piyadasi. So, the systematic development in Indian epigraphy took place in 1830s when James Prinsep deciphered Brahmi and Kharoshti script. यानी एपिग्राफी, सबसे पहले एपिग्राफी क्या होती है, टर्म्स को समझेंगे। एपिग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ओके, सबसे पहले एपिग्राफी को हिंदी में बोलते हैं अभिलेखा शास्त्र, और अभिलेखा शास्त्र का अर्थ होता है अभिलेखों का अध्ययन करना। पर क्वेश्चन वही है अभी भी कि अभिलेख क्या होते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्डर सरफेसेस आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस, यानी ऐसी कठोर सतहों पर जो राइटिंग्स लिखी जाती है, एनग्रेव कर 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 इस तरह से जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, यानी अभिलेख। अब देखो, डिसाइफर एक और टर्म यहाँ पे था, डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी। डिसाइफर्ड क्या होता है? डिसाइफर्ड मीन अर्थ निकालना। अब ये जो स्क्रिप्ट है, क्या हम में से कोई भी इसको पढ़ सकता है? अगर कोई पढ़ सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या लिखा है। ओके, बट मैं तो नहीं पढ़ सकती, राइट। सो ये क्योंकि एक डिफरेंट स्क्रिप्ट है जिसको हम नहीं जानते, तो इन्हीं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का अर्थ निकालना, ये समझना कि ये क्या लिखा है, यही कहलाता है डिसाइफरमेंट। और ये डिसाइफरमेंट की द ग्रेट जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, और ब्राह्मी एंड खरोष्टी ये दो ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो एंशियंट इंडिया की लगभग मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में है। अब देखो, इन इंस्क्रिप्शंस में ना कुछ टर्म्स यूज थे, जैसे पियादसी, देवनाम पिया, और ये सभी टर्म्स यूज करे गए हैं किंग अशोक के लिए। ओके, सो पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बी होल्ड एंड देवनाम पिया मीन्स देवों का प्रिय, यानी लव्ड, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। अब ये सभी नेम्स यूज करे गए हैं फॉर द ग्रेट किंग अशोक। अब इसके बाद जेम्स प्रिंसिप ने डिसाइफरमेंट कर दिया। तो डिसाइफरमेंट से हेल्प क्या हुई? देखो, पहले हम हिस्ट्री में मेनली क्या पढ़ते थे, अबाउट द राजाज, महाराजा, साम्राज्य, एम्पायर, यही सब चीज़ें। ओके, तो अभी भी जब हम हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही राजा महाराजा आते हैं। बट ब्राह्मी और खरोष्टी के डिसाइफर होने के बाद से स्कॉलर्स ने जो अपना पढ़ने का फोकस था वो शिफ्ट करा टुवर्ड्स द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल हिस्ट्री से फोकस हटाकर शिफ्ट किया गया, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इस पर भी ध्यान दिया जाने लगा। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इंस्क्रिप्शंस होती क्या है, यानी अभिलेख क्या होते हैं। अब जानते हैं जेम्स प्रिंसेप के बारे में। सो जेम्स प्रिंसेप वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर, ओरिएंटलिस्ट, एंटिक्वारी। ही वॉज द फाउंडिंग एडिटर of Asiatic Society of Bengal and is best remembered for deciphering Kharosthi and Brahmi scripts of ancient India. So particularly हमें क्यों याद रखना है इनको एग्जाम के लिए? He was the man who deciphered Brahmi and Kharosthi, और इनका इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Hats off to this man कि इन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया, इनका अर्थ निकाला। ओके, सो ये एक मेडल कास्ट है जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में रखा हुआ है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, यस, तो अब हम बात करते हैं 6th सेंचुरी। सो 6th सेंचुरी इतनी स्पेशल क्यों है? ऐसा समय 6th सेंचुरी में ऐसा क्या था जो इस समय वक्त बदल गया, राइट? सो 6th सेंचुरी को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लेट्स सी। सबसे पहला रीजन, हड़प्पा सभ्यता के बाद
जब हड़प्पा सभ्यता के बाद छठी शताब्दी में ही नए राज्यों का, हालांकि हड़प्पा के बाद भी शहर और मतलब शहर नहीं, स्टेट्स और सिटीज बसनी शुरू हुई, राइट। बट सिक्स्थ सेंचुरी के आसपास कुछ बहुत बड़े बड़े पावरफुल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। इसके अलावा यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हुआ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉइनेज डेवलप हुआ, यानी सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ, और राइज हुआ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। और ये दो ऐसी विचारधाराएं थी, ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स थे, ऐसी आइडियोलॉजीज थी, ऐसे रिलीजन्स थे जिन्होंने पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर लाइफ को प्रभावित किया। और इंडिया की ही नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज, जब बुद्धिज्म फैला तो बुद्धिज्म न्यू कंट्रीज में, श्रीलंका, चाइना, हर जगह बुद्धिज्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो ये जो आइडियोलॉजी थी ये डिफरेंट रीजन्स में पहुंची और इन्होंने वहाँ की सोशल पॉलिटिकल लाइफ को भी इम्पैक्ट करा। तो सिक्स्थ सेंचुरी की मेन डेवलपमेंट ये हो गई। और सिक्स्थ सेंचुरी में एक काम और हुआ था, वो क्या था, कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ था इंडिया में। ब्राह्मणास ने धर्म शास्त्रों की रचना की थी, तो ये भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो अब छठी शताब्दी आ चुकी है और भारत में उस समय ऐसे राज्य थे जिनको बोला जाता था महाजनपद। ओके, तो व्हाई दिस टर्म महाजनपद इज यूज्ड? व्हाट इज दिस मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म महाजनपद? तो महा का मतलब तो हम सब समझ सकते हैं, महा मीन्स बिग, ग्रेट, ओके। एंड जनपदा का मतलब क्या होता है? जन मीन्स लोग, राइट। जन मतलब जनता, सिंपल है जनता, राइट। पदा मीन्स पैर, फुट। सो जनपदा मतलब ऐसी भूमि जहां पर लोगों ने बसना शुरू करा, लोगों ने कदम रखा, तो इसीलिए इनको बोला गया क्या, जनपद। और जब जनपद बहुत बड़े पावरफुल हो जाते थे तो उन्हीं को क्या बोलते थे, महाजनपद, राइट। अब बात करते हैं महाजनपद में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखो, हर महाजनपदा की होती थी एक कैपिटल सिटी, एक राजधानी। जैसे इंडिया की राजधानी है नेशनल कैपिटल, दिल्ली है हमारी। अब नेशनल कैपिटल सभी एक्टिविटीज का सेंटर है, ऐसे ही महाजनपदास की कैपिटल भी उसकी सभी एक्टिविटीज का सेंटर या फिर केंद्र बिंदु हुआ करती थी। अब इन महाजनपदों पर शासन कौन करता था, राजा, और कभी कभी 2 या 3 राजा मिलकर शासन करते थे, और इस ग्रुप को क्या बोलते थे, ओलिगार्की, ओके। एंड इंडिया में कितने मेन महाजनपदास थे, कितने महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास। अब इसमें से कुछ महाजनपदा जैसे कुरु, पांचाल, इनके नाम हमने सुने हैं, राइट। महाभारत में भी गांधार, कुरु, पांचाल, ये सब नाम सुने हैं, तो शायद ये सभी उस समय के बहुत पावरफुल महाजनपदास रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अराउंड 6th century, the territories of 16 महाजनपदास got clearly marked। और ये 16 महाजनपदास कौन से थे? काशी, कोशला, अंगा, मगधा, वज्जी, मल्ला, चेदी, वंशा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असका, अवंती, गांधारा एंड कंबोजा। तो दीज वर दी 16 महाजनपदास, ओके। अब इसमें से भी कुछ नेम्स ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, और कुछ नेम है जो वैदिक लिटरेचर में भी मिलते हैं, बुद्धिज्म के जो लिटरेचर है, बुद्धिज्म के जो स्क्रिप्चर्स है उनमें भी मिलते हैं। तो शायद ये जो बार बार रिपीट होने वाले नाम हैं ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग महाजनपदास रहे हों। अब दिस इज अ रफ लोकेशन, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैप इसका होगा, फॉर दैट आई विल बी अपलोडिंग अ सेपरेट वीडियो। अभी एक रफ लोकेशन देखते हैं, रफ आइडिया लेते हैं कि महाजनपदास थे कहाँ कहाँ पर। अब एक चीज़ तो पता चल गई कि ये महाजनपदास मेनली नॉर्दर्न इंडिया में थे। अब स्टार्ट करते हैं गांधार से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। गांधार, कंबोजा, देन कुरु, सुरसेना, पांचाल, कोसला, वंशा, चेदी, कोलिया, साक्या, वज्जी, काशी, मगध, अंगा, वंगा, चेदी, अवंती, मत्स्या। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि साक्या क्लैन से कौन से एक फेमस पर्सन एसोसिएटेड है? अगर किसी को पता है तो बता सकता है साक्या क्लैन से कौन बिलोंग करते थे। ओके, तो आई एम गिविंग यू अ हिंट, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो साक्या क्लैन से ही थे। सो द नेम यू आर गोइंग टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, कि कौन थे उनका फाउंडर, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म।
ओके, सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? ओके, सो टाइप दैट. अब हमने 6th सेंचुरी में एक डेवलपमेंट जो वहां पर स्टडी नहीं करी थी, वो क्या थी कि धर्म सूत्रा, धर्म शास्त्रों की रचनाएं की. किसने की? ब्राह्मणों ने की. सो इन धर्म शास्त्रों में क्या लिखा था? बेसिकली नॉर्म्स थे, नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन थे डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए कि उनके काम काज क्या है. अब इन्हीं धर्म शास्त्रों में राजाओं को बोला गया कर वसूलने के लिए, यानी टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए. और जो रेड्स की जाती थी, यानी एक दूसरे राज्यों पर जो अटैक्स करे जाते थे, उनको भी लेजिटिमेट घोषित कर दिया गया. ओके, सो दे वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, यानी धन संपदा को इकट्ठा करने का एक लेजिटिमेट रास्ता उसको बना दिया. अब आते हैं कि ब्राह्मणास ने जो धर्म शास्त्र लिखे, उसमें कास्ट सिस्टम एंड ऑल ये सभी डिवीजन किया गया. अब मेनली उसमें डिवीजन था 4 वर्णास में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. अब इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स थे. ओके, और सबसे ऊपर थे गॉड्स. तो ये सभी रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, ये सभी धर्म शास्त्रों में लिखे गए. अब आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं अपने स्टार जनपदा पे, स्टार महाजनपदा पर, दैट इज मगध. ओके, अब हमने 16 महाजनपद पढ़े. अब उसमें से हम एक मगध को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके पीछे रीजन है बिकॉज मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द महाजनपदास, यानी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदा था. और मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी जब हम मॉडर्न टाइम में हम इसको स्टडी करते हैं, तो इसके पीछे रीजंस क्या थे? देखो 5 रीजंस हैं. मेन रीजंस क्या थे? फर्टाइल रीजन. एक तो मगध कहाँ पर था? आज जहाँ पर बिहार और झारखंड है ना, वो पूरा एरिया था मगध. वो पूरा एरिया मगध साम्राज्य में, मगध महाजनपद में आता था. तो गंगा नदी के पास होने से वो रीजन काफी फर्टाइल था. अभी भी हमें पता है कि बिहार झारखंड में, बिहार झारखंड फर्टाइल एरिया है, कृषि योग्य भूमि है. तो फर्टाइल रीजन से फायदा क्या है? देखो फायदे ही फायदे हैं. इतनी सारी पॉपुलेशन वहाँ रह सकती है, और पॉपुलेशन रह सकती है तो अल्टीमेटली वहाँ पर रोजगार, जॉब सभी डेवलप हो सकते हैं. तो फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, राइट. अब सेकंड है रिवर गंगा. अब इतना हाईलाइट करके इसको क्यों लिखा है? क्योंकि रिवर गंगा की जो बेनिफिट्स हैं, ये रिवर गंगा से होने वाले फायदे बहुत सारे हैं. सबसे पहला तो रिवर गंगा पास में है, तो रिवर गंगा पे कंट्रोल रहेगा मगध का. अब रिवर गंगा में जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी लोग आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि उस समय नदियों का प्रयोग होता था इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके, सो जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर अल्टीमेटली कंट्रोल आ गया मगध का. इसके अलावा गंगा से वाटर अवेलेबिलिटी पूरी की जा रही है. पानी हमें पता है कितना ज़रूरी है जीने के लिए. साथ साथ इरिगेशन, खेती में सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो भी नदी से मिल रहा है. इसके अलावा गंगा रीजन के होने की वजह से क्या है? लैंड भी फर्टाइल है. तो गंगा के मल्टी बेनिफिट्स थे, यानी गंगा नदी के होने के अनेक प्रभाव, अनेक बेनिफिट्स थे. अब थर्ड रीजन है एलिफेंट्स. अब एलिफेंट्स क्यों? क्योंकि हमने मूवीज में क्या देखा है कि जो भारतीय राजाओं की लड़ाइयाँ होती थी, तो वो बड़े बड़े हाथियों पर सवार होते थे. तो यानी हाथी मिलिट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे. तो हाथी कहाँ से मिल जाते थे? जंगलों से. जंगलों से हाथियों को पकड़कर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और उनको देन आर्मी में, यानी सेना में यूज करा जाता था. अब इसके बाद आती हैं द पॉलिसीज ऑफ किंग्स. ओके, यानी राजाओं की पॉलिसीज. अब ये क्या है टॉपिक? तो देखो, हमें पता है मगध में सबसे पहले राजा कौन थे? महापद्मनंदा, जात शत्रु, बिंबिसारा, राइट. एकदम ऐसे एकदम भारी भारी नाम है. अजात शत्रु, महापद्मनंदा, बिंबिसारा. तो इन किंग्स ने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज इस एरिया में इंप्लीमेंट करी, जिसकी वजह से मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बन पाया. अब एक और रीजन है. देखो 6th सेंचुरी से हम बात कर रहे हैं आयरन, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है ना. तो यहाँ पर आयरन और माइंस थी. झारखंड में अभी भी है आयरन और माइंस, जहाँ से आयरन को निकाला जाता है, एक्सकेवेट किया जाता है. तो आयरन और माइंस का यूज करके बनाए गए हथियार, और हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा लड़ाइयों में. अब
अब जैसे बाकी महाजनपद राज की कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी, वैसे ही मगध की भी एक राजधानी थी जिसका नाम था राजगाहा। ओके, अभी देखो इसको पूरा समझना, बिकॉज राजगाहा नहीं थी कैपिटल, पाटलिपुत्रा थी। तो पहले राजगाहा थी, 4th सेंचुरी में कैपिटल चेंज करी पाटलिपुत्रा। दैट इज वाई आई ऑलवेज से टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन क्या होती है कभी कभी मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं। तो कमिंग बैक, यस, तो राजा गाहा मीन्स द हाउस ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का घर। तो राजा गाहा से कैपिटल शिफ्ट की गई पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में क्यों शिफ्ट की गई? देखो, पाटलिपुत्रा मतलब वर्तमान पटना, यानी आज जो पटना हम बोलते हैं उसी का नाम है पाटलिपुत्रा। सो हमने सेकंड रीजन जो डिस्कस किया था राइज ऑफ मगधा के लिए, वो क्या था? रिवर गंगा। अब पटना किसके पास है? रिवर गंगा के पास है। तो इसीलिए पाटलिपुत्रा वॉज ऑन द कमांडिंग रूट्स ऑफ पटना, दैट इज वाई, क्योंकि रिवर गंगा के पास था पाटलिपुत्रा यानी पटना, तो इसीलिए कैपिटल शिफ्ट की गई टू पाटलिपुत्रा। ओके, तो अगर कैपिटल आपसे पूछी जाती है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, सो इट वाज पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ही कैपिटल थी। राजगाहा थी 4th सेंचुरी से पहले। अगर एग्जाम में पूछा जाए 4th सेंचुरी से पहले कौन सी कैपिटल थी, तो वो थी राजगाहा, यानी 4th शताब्दी से पहले राजधानी राजगाहा थी। उसके बाद राजधानी बदल दी गई पाटलिपुत्रा में। और ये भी पूछ लेते हैं कि राजधानी चेंज कब की गई, तो 4th सेंचुरी, ओके, यानी 4th शताब्दी में चेंज की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टॉपिक, सब टॉपिक हमारी बुक में है, एन अर्ली एम्पायर। सो अब देखो, मगध एम्पायर बिहार झारखंड में था, तो मगध एम्पायर वाली जगह मगध में फाइनली आया मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हम सभी जानते हैं कि मौर्य एम्पायर भारतीय इतिहास में एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही बड़ा बृहद साम्राज्य था। और इसी एम्पायर से जुड़े हैं महान राजा अशोक। तो सबसे पहले देखेंगे हम मौर्य एम्पायर का एक मैप। अब देखो, मैंने इस पीपीटी में ना बहुत सारे विजुअल्स डाले हैं, बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करी हैं, बिकॉज हिस्ट्री को अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो शायद हम उसे लॉन्गर टाइम तक याद रख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दैट इज़ वाई मैंने इतने एफर्ट डाल के ये वीडियो, ये पीपीटी बनाई है, ताकि हिस्ट्री पढ़ने में ना मज़ा आए। और हिस्ट्री में जो लोगों को हिस्ट्री से अभी भी इतना फोबिया है ना, कि मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं लेना, वो कम हो। एंड हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट आ जाए, मतलब पढ़ने में अच्छा लगे, तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस, कमिंग टू द मैप एंड मौर्य एम्पायर अगेन। सो ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर से शेडेड है रीजन, ये है मौर्यन एम्पायर, जिसकी स्थापना, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी तब ये पूरा मौर्य एम्पायर था। ओके, तो अब देखो, पाटलिपुत्रा यहाँ पर है, मगध था, मगधा यहाँ पर था। अब ये पूरा मौर्यन एम्पायर को एक्सटेंड करा। मतलब देखो, जब भी राजा होते थे पुराने समय के, तो वो लड़ाइयाँ करते थे और अपने एरिया को एक्सपैंड करते थे, यानी बढ़ाते थे। अब उसके बाद आए, सबसे पहले चंद्रगुप्त थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद आए महान राजा अशोक, द ग्रेट किंग अशोका। सो अशोका ने, देखो इस एम्पायर, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है मैप में, ये वो रीजन है जो मौर्य एम्पायर के कंट्रोल में तब आए जब राजा बने अशोक। ओके, सो हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा, बलोचिस्तान से लेकर पूरा उड़ीसा, कर्नाटका, देखो विजयनगर का भी कुछ पार्ट इसमें आ रहा है, पूरा इतना बड़ा एरिया अंडर मौर्य एम्पायर था। तो हम समझ सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर रहा होगा एक राजा के कंट्रोल में। और इसका जो टाइम पीरियड था मौर्य एम्पायर का, वो है 321 बिफोर कॉमन एरा टू 185 बिफोर कॉमन एरा। एंड टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, और टाइम पीरियड को याद रखने की हैबिट बनाइए, ताकि टाइम पीरियड याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? देखो, 123, यानी 3, देखो उल्टा देखें, 321 बिफोर कॉमन एरा टू 185 बिफोर कॉमन एरा। ओके, अगर किसी को ये नहीं पता हो कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा क्या होता है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि ये आपको एक्सप्लेन करा जाएगा कि ये जो हम यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, एडी, ये सब क्या होता है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य।
तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और इनकी सहायता की थी द ग्रेट काउंसिलर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट चाणक्य ने। चाणक्य या जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्होंने, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेसिटी को हटाकर स्थापना की थी मौर्य वंश की। इसके बाद जो राजा थे मौर्य वंश में, वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड फादर ऑफ अशोक। हालांकि बिंदुसार के जीवन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो सभी उन सोर्सेज से है जो उनकी मृत्यु के बाद लिखे गए। मीनिंग उनकी डेथ के बाद बहुत सारे सोर्सेज हैं लिखे गए जो, जिससे हम उनकी लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। नाउ अशोका। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ दिस डायनेसिटी। अशोका मौर्य वंश के सबसे महान राजा थे, जिनके टाइम में मौर्य वंश सबसे बड़ा था। और इसके अलावा जो अशोका थे ना, इनकी सोच बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, इंडस्ट्रियस थी। देखो मौर्यंस में अशोक जो थे, उन्होंने जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मा महमता नाम के स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करें। और इसके साथ साथ अशोका के टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि अशोका ने अपने एम्पायर में, जब हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि अशोका ने कितने सारे न्यू ऑफिसर्स अपॉइंट करे अपने राज्य की। इतना जो बड़ा साम्राज्य बलूचिस्तान से लेकर कलिंगा तक जो फैला था, उस पे वो शासन कैसे चलाते थे और उन्होंने उसके लिए किन स्पेशल ऑफिसर्स को रखा। तो अब आते हैं सोर्सेस। अब देखो सोर्सेस आ गए हैं तो एकदम अटेंटिव हो जाओ, बिकॉज सोर्सेस तो इस चैप्टर के ना एकदम डबल स्टार हैं। बिकॉज सोर्सेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 8 मार्क्स में। और देखो 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें सारे सोर्सेस को पहले लिखना है और फिर उनको एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि कैसे हमें और इन सोर्सेस से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहला सोर्स है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षसा, पुराणास, जैना लिटरेचर, बुद्धा लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो अभी देखो इतना फास्ट डिस्कस करा था क्योंकि अभी हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिका। इंडिका क्या है? इंडिका वॉज अ बुक जिसको लिखा था किसने? मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज कौन थे? मेगस्थनीज एक एम्बेसडर थे जो सेलेकस निकेटर के कोर्ट से, सेलेकस निकेटर एक राजा है, इंडियन राजा नहीं है, फॉरेन एक किंग थे उस समय के, जिसके एम्बेसडर थे कौन? मेगस्थनीज, जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो वहां पर इन्होंने बहुत सारी जानकारी लिखी, जैसे कि 7 कास्ट सिस्टम, सप्तांग थ्योरी जो थी मौर्य एम्पायर में, उसके बारे में लिखा। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि मौर्य एम्पायर में दास प्रथा नहीं थी, बिल्कुल भी स्लेवरी नहीं थी। और आर्मी के बारे में लिखा। और इंडिका में आर्मी के बारे में बहुत कुछ स्पेशल भी लिखा गया है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून और वीडियो को ना हमेशा एंड तक देखा करो। पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आई एम अश्योरिंग यू कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। सेकेंड सोर्स कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में हमने सबने सुना है, कई टीवी सीरियल्स में, मूवीज में भी, जो अशोका के ऊपर टीवी सीरियल्स और मूवीज थी उसमें भी हमने चाणक्य या फिर कौटिल्य भी जिनको बोलते हैं उनका नाम सुना है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक में हमें मौर्य एम्पायर के पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है व्हेन वी स्टडी मौर्य एम्पायर। थर्ड सोर्स मुद्रा राक्षस। अब ये मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। और मुद्रा राक्षस में बताया है कि मौर्य एम्पायर की स्थापना कैसे हुई, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेसिटी को हटाकर स्थापना की मौर्य वंश की। तो ये है कि स्टार्टिंग कैसे हुई, मौर्य वंश की शुरुआत कैसे हुई, क्या चाणक्य ने क्या मदद की, और कैसे चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को हराया और उन पर जीत हासिल करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, एक नए साम्राज्य की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और सोर्स पुराणास। तो पुराणास क्या है? ये हिंदू स्क्रिप्चर्स है, यानी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ स्क्रिप्चर्स हैं। पुराणास में जनरली हमें राजाओं के नाम मिलते हैं और 16 महाजनपदा के नाम मिलते हैं, और इसके अलावा किंग्स की क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है।
ओके, अब आते हैं बुद्धिज्म लिटरेचर। अब देखो, अशोका के बारे में जब भी बात होगी, मौर्य एम्पायर की जब भी बात होगी, तो बुद्धिज्म लिटरेचर हमेशा आएगा, क्योंकि अशोका ने, द ग्रेट किंग अशोका ने बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। यहाँ तक कि जो सन और डॉटर थे अशोक के, महेंद्र एंड संघमित्रा, उन दोनों को भी अशोक ने धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए भेज दिया था। सो इतना डेडिकेशन से उन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसीलिए ना आज तक भी अशोक जो है वो एक महान राजा अशोक कहलाते हैं। सो Buddhist texts such as Jatakas reveals the socio-economic conditions of modern period, while the chronicles Deep Vamsa, Mahavamsa also put light on how Ashok was involved in spreading Buddhism. ओके, सो दीप वंसा, महावंसा, ये कुछ रीजनल क्रॉनिकल्स हैं जिनमें हमें पता चलता है कि कैसे बुद्धिज्म न्यू रीजन्स तक पहुंचा। ओके, सो नाउ द लास्ट सोर्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब देखो, इंस्क्रिप्शंस को तो हमने अभी देखा था कि इंस्क्रिप्शन में लिखावट होती है, तो इस लिखाई को जब डिसाइफर कर लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा है। अब कॉइन्स से क्या पता चलता है, द क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो देखो, कॉइन किस मटेरियल से बने हैं, कॉइन के ऊपर क्या लिखा है, कॉइन्स के ऊपर क्या ड्राइंग है, और कितने कॉइन्स हमें मिले हैं, इन सब से भी ना हमें एक राज्य के बारे में, एक साम्राज्य के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। So the coins of Mauryan period to give us a lot of information about the Maurya Empire. And इंस्क्रिप्शंस के डिसाइफरमेंट के बाद से हमें इंस्क्रिप्शन से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में दो चीज़ें 8 मार्क्स के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो फर्स्ट है इसका पॉइंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्रॉपर पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मौर्य एम्पायर में किंग का ही कंट्रोल होता था सभी चीज़ों पर, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। इसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने देखा एम्पायर बहुत बड़ा था, तो पूरे एम्पायर पे रूल करने के लिए कई प्रोविंसेस बनाए गए थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसाली एंड उज्जैन। तो ये अलग अलग जगहें थी जहाँ पे से पूरे साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी थी मौर्यन एम्पायर में, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बना बना के हर जगह पर एक लोकल गवर्नमेंट भी थी जो लोकल इश्यूज को देखती थी, कैपिटल्स थी। इसके अलावा जो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी, ये भी 5 प्रोविंसेस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करा जाता था। अब इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का फैक्ट, वो ये है कि अशोक ने धम्मा के मैसेज का प्रचार प्रसार किया। तो धम्मा से बिना जो मॉरल वैल्यूज थी वो बूस्ट हुई, और मॉरल वैल्यूज को बूस्ट होने से हमेशा क्या होता है कि जो साम्राज्य है उसमें बेटरमेंट होता है, उसमें बेहतर बनता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स बनाए थे अपने टाइम में, तो वो स्पेशल ऑफिसर्स कौन थे, राजुकास, धम्मा महमद्दा और पतिवेदका। तो राजुका कौन होते थे, अब देखो हमने सुना है, अभी भी हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े अक्सर जमीन को लेकर होते हैं, लैंड को लेकर अक्सर बहुत ज्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए मौर्य एम्पायर में उस समय राजुका नाम के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ये राजुका क्या करते थे, जमीन को नापते थे। दे वर द लैंड मेजरर्स, यानी जमीन को नापने का, उसका रिकॉर्ड रखने का काम होता था राजुकास का। रिलीजियस ऑफिसर्स को कहते थे धम्मा महमद्दा, जो सिंपल मैसेजेस को स्प्रेड करते थे। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं पतिवेदिका। तो पतिवेदिका कौन थे, दे वर द रिपोर्टर्स। ठीक है, सोर्सेज से पता चलता है कि पतिवेदिकाज वर द रिपोर्टर्स। और एक और चीज जो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, मौर्य एम्पायर में स्पाई नेटवर्क, जासूसों का जो नेटवर्क था बहुत स्ट्रांग था। तो ये जासूस राजा को डायरेक्टली बताते थे कि पूरे साम्राज्य में क्या चल रहा है। ओके, सो अब आते हैं, हमने देखो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करा, अब एक और पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में ही ये है, हमने अभी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स को देखा, अब हम देखेंगे आर्मी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है
तो क्योंकि उस समय पे राजकीय शासन चलता था, यानी मोनार्कियल फॉर्म थी, राजा महाराजा शासन करते थे, एक दूसरे एरियाज पे अटैक्स भी होते थे, तो अगर सुख शांति संपदा चाहिए तो क्या उसके लिए रखना पड़ेगा आर्मी, एक सेना। ओके, सो मौर्य एम्पायर में सेना का मैनेजमेंट कैसे किया जाता था? एक बहुत बड़ी कमिटी होती थी जिसको काम दिया जाता था सेना के रखरखाव का, सेना के मैनेजमेंट का। अब उसी एक कमेटी के अंदर 6 सब कमेटियां होती थी, 6 सब समितियां होती थी, 6 सब कमिटीज होती थी जो पूरी आर्मी को लुक आफ्टर करती थी। अब 6 थी तो इनमें अलग अलग काम थे इनके। फर्स्ट वाली देखती थी नेवी को, सेकंड कमिटी देखती थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन को, मतलब जब भी युद्ध है तो उसमें खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कैसे सैनिकों को लेके जाना है, उनका खाना पीना, ये सब चीज़ें। थर्ड, और जानवरों को खाना पीना, ये भी सेकंड कमेटी के ही आता था। तो सेकंड कमेटी का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स था। थर्ड कमेटी देखती थी फुट सोल्जर्स को, कि लड़ाई है तो फुट सोल्जर्स कितने हैं सेना में और फुट सोल्जर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब। फोर्थ कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉर्सेज, फिफ्थ फॉर कैरियर्स एंड सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स। यानी फोर्थ कमेटी देखती थी घोड़ों को, कि सेना में सारे घोड़े अवेलेबल हैं, उनका डाइट प्लान और सारे जो घोड़े हैं उनकी हेल्थ और सब चीज़ें, ये काम था फोर्थ कमेटी का। फिफ्थ कमेटी मेंटेन करती थी रथ, कैरियर्स। तो जो फिफ्थ सब कमेटी थी, आई एम सॉरी, सब कमेटी, फिफ्थ सब कमेटी देखभाल करती थी कैरियर्स की, यानी रथों की, क्योंकि लड़ाई में जब लड़ने जाना है तो रथ चाहिए। और सिक्स होते थे, सिक्स सब कमेटी देखती थी एलिफेंट्स को जंगलों से पकड़कर उनको ट्रेन करके सेना में शामिल किया जाता था। मूविंग ऑन, तो ये था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस क्या क्या करा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन हमने पढ़ा द 5 मेजर कैपिटल्स, उसके बाद हमने देखा द स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, हमने देखा आर्मी, देन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड द स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, स्पाई नेटवर्क। तो ये थे द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन पीरियड। अब हम देखेंगे कि ये एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था। देखो ऑल दो ये जो एम्पायर था इतिहास के इतने बड़े से समय में केवल 150 साल तक रहा, पर फिर भी इतनी ही टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस एम्पायर के हैं द ग्रेट किंग अशोका, बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल, इंडस्ट्रियस एंड ऑल्सो बहुत हम्बल थे। हमने देखा है अक्सर राजा महाराजा ना बहुत बड़े बड़े टाइटल्स अज्यूम करते थे, जैसे महाराजा धीराज, शहनशाह, सब बहुत भारी भारी हैवी टाइटल्स राजा लेते थे। बट अशोक बहुत ही हम्बल रूलर थे जिन्होंने वाकई वेलफेयर के लिए काम करा, जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए, इसके अलावा धम्मा के मैसेज का प्रचार प्रसार किया। और ऑल्दो जो अशोक थे वो खुद हिंदू थे, बट फिर भी उनके किंगडम में दूसरे धर्मों के लोग जैसे बौद्ध और जैन धर्म को भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। एंड ये एम्पायर जो है कॉलोनियल रूल में जब मौर्य एम्पायर का नाम लिया जाता था तो मौर्य एम्पायर किसका इंडिकेटर था, किसका द्योतक था, नेशनलिज्म का। सो मौर्यन एम्पायर का नाम लेके एक ऐसे समय को दिखाया जाता था कि जब इंडियंस ही रूल करते थे और किसी भी दूसरे व्यक्ति का शासन हमें नहीं झेलना पड़ता। इसके अलावा अब ये तो बात हुई अबाउट नेशनल स्पिरिट। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर माने तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस काल से जुड़े हुए डिफरेंट स्कल्पचर, डिफरेंट बिल्डिंग्स, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, मकबरे, महल मिलते हैं जो कि भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, दे आर द स्पेक्टेकुलर आर्ट टाइप ऑफ दिस एम्पायर। तो दिस एम्पायर वॉज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, एक बहुत बड़े एरिया में रूल करा इस एम्पायर ने। इस एम्पायर के जो फाउंडर थे कौन थे? Yes, Chandragupta Maurya. You are getting smart. Huh? And King Ashoka was the most important king. And time period इस empire का क्या था? 321 बिफोर कॉमन एरा टू 185 बिफोर कॉमन एरा। और 150 सालों तक मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश भारत में रहा और भारत में शासन किया। मौर्य शासन में भारत बहुत समृद्ध था और भारत एक धनी साम्राज्य हुआ करता था। अब हम आते हैं आज की वीडियो के लास्ट सब टॉपिक पर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब ये नए नोशंस क्या थे? अब देखो इसी टाइम पीरियड में साउथ में न्यू न्यू किंगडम्स आने लगे, और न्यू किंगडम्स कौन से थे? चोलास, चेरास, पांड्यास,
और ये आए एंशियंट तमिलकम कंट्री, एंशियंट तमिलकम में। अब ये तमिलकम क्या है, जो तमिल कंट्री है ना, जिसमें कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी स्टेट्स आते हैं, प्रेजेंट डे के सभी स्टेट्स आते थे, इन सबको मिलाकर तमिल कंट्री बोलते थे, तमिलकम। ओके, सो यहाँ पर नए नए चीफडम्स आए, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ओके, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे चीफडम्स और भी थे। अब चीफ डम्स की बात करें, सबसे पहले चीफ ही देख लेते हैं। चीफ कौन होते हैं? चीफ एक बहुत पावरफुल पर्सन होता था, जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी हो भी सकती थी और नहीं भी, और जिसको पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता था। अब जैसे ये भी देखो, जो चीफ डम्स थे, इनका एक चीफ हुआ करता था, जो चीफ सभी यज्ञ करता था, रिचुअल्स परफॉर्म करता था, जिसको पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता था, जो हेड होता था, सभी चीज़ों का मालिक होता था। ओके, तो ये थे चीफ्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? देखो, हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ेंगे किसी चीज़ को भी, हिस्ट्री में पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज उसके, तो हमें एंशियंट तमिल चिवडम्स के बारे में जानकारी मिलती है तमिल संगम टेक्स्ट से। और इसके अलावा इंडिया में बहुत कुछ ऐसे भी रूलर्स थे, जैसे साउथ में चीफ्स एंड चीफडम्स थे, और सेंट्रल इंडिया और कुछ पार्ट्स पर ऐसे भी रूलर्स थे जो कि इंडिया के नहीं थे, बाहर से कहीं से आए थे। तो ये रूलर्स थे शाकाज, सातवाहनास। ओके, तो शाकास कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से। नाउ डिवाइन किंग्स। अब डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन मीन्स दैट इज एसोसिएटेड विद गॉड, कुछ भगवान से एसोसिएटेड, कुछ दैवीय शक्तियों से संबंधित। तो हमने किंग्स को डिवाइन क्यों कहा? अब देखो, जनरली हमने देखा है इतिहास में, राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे, महाराज, आदिराज, सो एंड सो, है ना, इतने बड़े बड़े नाम होते थे, हमें तो याद करने में भी लगता है कि हाउ लेंदी नेम्स। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे किंग्स। अब कुछ राजा जो थे वो अपने नाम रखते थे देवपुत्र, जैसे कुछ राजा अपने बहुत बड़े बनवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो कुषाण रूलर थे इंडिया में, उन्होंने मथुरा के पास बहुत बड़े बड़े अपने स्टैचूज बनवाए, ठीक है, और कुछ स्टैचूज अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों करा जाता था? ये इसलिए करते थे, ये दिखाने के लिए ये सब करते थे, ताकि जनता को ये समझा सके कि ये जो रूलर्स है ना, इनके पास ना दैवीय राइट है, दैविक राइट है, एक भगवान से इनको अधिकार मिला है शासन करने का। और ये खुद को दिखाते थे कि ये भी ना भगवान के समान है, भगवान से जुड़े हैं, ईश्वर से, ईश्वर ने ही इनको हक दिया है शासन करने का। तो जनरली ये राजा महाराजा अपने आप को भगवान से कंपेयर करते थे, और क्या यूज करते थे? देवपुत्र, अपने को बोलते थे राजा महाराजा देवपुत्र, ठीक है। तो क्या दिखा रहे हैं कि ये कि देवताओं के पुत्र हैं, देवताओं ने इनको भेजा है शासन करने के लिए। और ये आइडिया शुरुआत कहाँ से हुई? इस आइडिया की, इस आइडिया की शुरुआत हुई चाइना से। तो चाइना में जो रूलर्स थे वो खुद को बोलते थे सन्स ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग के पुत्र, स्वर्ग पुत्र। तो इंडिया में फिर और भी रूलर्स ने देखा कि अच्छा वहां पे ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, हम भी खुद को गॉड से कंपेयर करेंगे, तो देवपुत्र बोला जाने लगा। ओके, सो अब हम आते हैं किंग्स की, हम किंग्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब किंग्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति, ये ना एक मास्टरपीस है राइटिंग का, जिसको लिखा था किसने? हरिसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको एकदम लिख लो, बुक में अंडरलाइन कर लो, हरिसेन। ओके, बुक में भी गिवन है, सो बुक में यू कैन अंडरलाइन। और हरिसेन किसके दरबार में थे? महान राजा समुद्रगुप्त के दरबार में। ओके, तो on page number 37 you can find the name of Harisena, and Harisena was the court poet of समुद्रगुप्ता, यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, और हरिसेन ने ही लिखा प्रयाग प्रशस्ति, या जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम ये पिलर इंस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन का एक पिक्चर है, तो ये स्क्रिप्ट हम नहीं समझ सकते, पर हालांकि इन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर लिया गया है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया है, और समुद्रगुप्ता की बहुत तारीफ, बहुत प्रशंसा की गई है कि समुद्रगुप्ता सबसे शक्तिशाली गुप्ता रूलर थे, और समुद्रगुप्ता ने बहुत बड़े एरिया को कैप्चर किया, समुद्रगुप्ता ने अपना एम्पायर बहुत दूर तक फैलाया, समुद्रगुप्ता ने नॉर्दर्न रूलर्स को हराया, इसके अलावा साउथ इंडिया में भी गए वो, और साउथ इंडियन रूलर्स को भी उन्होंने हराया, और उनकी टेरिटरीज को, उनसे वो टैक्स वसूलते थे, और बाकी उनको रूल करने का राइट दे दिया।
सो ये जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन था, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं या इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं, तो मीनिंग सेम ही है, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन बोले या प्रयाग प्रशस्ति बोले, दोनों एक ही चीज़ें। लिखा था हरिसेन, और हरिसेन को पोइट किसके थे? समुद्रगुप्ता के। और इस इंस्क्रिप्शन में मेनली समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। ओके, अब हम आते हैं कि हमने यहाँ पे बोला था कॉलोसल स्टैचूज, तो ये है वो कॉलोसल स्टैचू जो मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये कुषाण रूलर्स के कॉइन्स है। तो देख सकते हैं कि ये गोल्डन कॉइन्स है, इन पे कुछ लिखा है, एक तरफ रूलर की ड्राइंग है, दूसरी तरफ कुछ देवता बनाए गए हैं, तो इससे हमें इन रूलर्स की थिंकिंग का, आइडियोलॉजी का पता चलता है। सो इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन हमने डिस्कस करा। इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन में मेनली समुद्रगुप्ता की प्रशंसा है, उनकी तारीफ की गई है, उनकी प्रेज की गई है, और राइटर हैं हरिसेन। और अभी हम छोटा सा शॉर्ट में देखेंगे गुप्ता एम्पायर, हालांकि चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस नहीं है, बट स्टिल एक छोटा सा हम ओवरव्यू लेंगे। तो एंशियंट इंडिया में लेट 3rd सेंचुरी से 543 एडी तक एक एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर की स्थापना की थी श्रीगुप्ता ने, और इसमें चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, ये कुछ मेन रूलर्स थे। और गुप्ता एम्पायर ही वो टाइम पीरियड है जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, यानी भारत का स्वर्णिम युग। ओके, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपोजिशन हुई, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इस समय में लिखा गया। इसके अलावा भी मेडिकल फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अलग अलग फील्ड्स की अलग अलग कंपोजिशन इस टाइम में हुई। अब रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। श्रीगुप्ता ने एम्पायर की स्थापना की थी, उसके बाद चंद्रगुप्ता वन रूलर थे। ये चंद्रगुप्ता मौर्य से अलग है। ओके, ये चंद्रगुप्ता फर्स्ट है जो कि गुप्ता एम्पायर के हैं। ये समुद्रगुप्ता, उसके बाद आए चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, फिर आए कुमार गुप्ता, और फिर आए स्कंदगुप्ता। हालांकि मेन 3 रूलर्स हैं यही तीनों, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकंड। सो ये गुप्ता एम्पायर का एक मैप है, ये भी काफ़ी बड़ा एम्पायर था। देखो ये पूरा एम्पायर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर ख़त्म हुआ था जब भारत में वाइट हुन्स का, यानी वाइट हुनों का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो जाता है। और फिर इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन, यानी मुस्लिम जो बाहर से मुस्लिम रूलर्स का इन्वेजन, घुसपैठ शुरू हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, एंड हमने पूरा डिस्कस कर लिया। प्रिंसिप एंड पियादस से अच्छे से डिस्कस किया, फिर हमने जेम्स प्रिंसिप के बारे में जाना, वो कौन थे। देन हमने पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा महाजनपदों के बारे में। महाजनपदास को स्टडी करने के बाद में हमने पढ़ा मगध के बारे में। हमने पढ़ा 6th सेंचुरी स्पेशल क्यों थी। हमने पढ़ा अबाउट सोर्सेज ऑफ मौर्य पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन पीरियड, and about the new notions of kingships, chiefdoms in south, and about divine kings, and a bit about the Gupta Empire. So this is all for the today's video. Thank you so much for watching and congratulations, part 1 आपका complete हो गया है. Stay tuned for part 2. Single part lengthy हो जाता है, that is why I am making 2 parts. And till then, stay safe, stay home, help your parents, and study a lot. So stay safe and goodbye.